आज हम लेखांकन प्रणालियाँ, लेखांकन प्रमाप, लेखांकन के आधार और जीएसटी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, लेखांकन की प्रणालियों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे हिंदी में द्विअंकन प्रणाली व एकल अंकन प्रणाली कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में लेन देन के अभिलेखन की द्विपक्षीय संकल्पना पर यह आधारित है। इसके अनुसार प्रत्येक लेन देन को व्यवसाय पर दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक लाभ लेने वाला व दूसरा देने वाला। इसलिए यह दो खातों को प्रभावित करते हुए बही खाते में दो स्थानों पर लिखा जाता है। प्रत्येक लेन देन का लेखा इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि हर एक सौदे को नाम पक्ष और उसके तदनुरूप जमा पक्ष की ओर लिखा जाएगा। इसलिए यदि एक खाते के नाम पक्ष में प्रविष्टि हुई है तो किसी खाते के जमा पक्ष में अवश्य ही प्रविष्टि हुई होगी। द्विअंकन एक संपूर्ण प्रणाली है क्योंकि इसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। यह प्रणाली विश्वसनीय है क्योंकि इसमें धोखे व व्यापार की संपत्तियों के दुरुपयोग की संभावना बहुत कम होती है और खातों की गणितीय शुद्धता भी तलपट बनाकर पता की जा सकती है। और छोटे व बड़े बहुत सारे संगठन जो है इस प्रणाली को सहजतापूर्वक अपनाते हैं। दूसरा है एकल अंकन प्रणाली। ये वित्तीय प्रलेखों को जो है लिखने की एक संपूर्ण प्रणाली नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक लेन देन का द्विपक्षीय लेखांकन नहीं करती। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी खातों को बनाने के बजाय केवल व्यक्तिगत खाते व रोकड़ बही को ही बनाया जाता है और वास्तविक रूप से में लेखांकन की इस प्रणाली में अभिलेखन की समरूपता का अभाव होने के कारण इसे प्रणाली कहना ही गलत है, क्योंकि इसमें कुछ लेन देनों का केवल एक ही पक्ष लिखा जाता है और कुछ लेन देनों के दोनों पक्ष का इस प्रणाली में कुछ जो लिखे भी जाते हैं अगर दोनों पक्ष, तो वे अधूरे और अव्यवस्थित होते हैं। इसलिए ये प्रणाली विश्वसनीय नहीं है। लेकिन इसकी सरलता व लोचशीलता के कारण कुछ छोटे व्यापारी इस प्रणाली को अपनाते हैं। तो ये डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम था। उसके बाद आइए लेखांकन के आधार। लेखांकन जो है दो आधारों पर किया जाता है, नकद आधार और उपार्जन आधार, यानी नकद पर और उधार पर। नकद आधार पर लेखांकन करते समय लेखा पुस्तकों में लेन देन की प्रविष्टि नकद के भुगतान या प्राप्ति के समय ही की जाती है, न कि उसके देय या प्राप्त हो जाने पर। जैसे यदि दिसंबर 2015 में दिया जाने वाला कार्यालय का किराया जनवरी 2016 में दिया गया तो इसका रिकॉर्ड जनवरी 2016 में ही किया जाएगा। इसी प्रकार जिन वस्तुओं का विक्रय जनवरी 2016 में हुआ था और उनका विक्रय मूल्य अप्रैल 2016 में प्राप्त हुआ तो उनका लेखांकन अप्रैल 2016 में ही होगा। इस प्रकार यह प्रणाली आगम व मिलान संकल्पना में वर्णित सिद्धांत की समय विशेष की लागतों का मिलान उस समय की आगम के साथ ही होना चाहिए से मेल नहीं खाती। इस कारण आसान होने पर भी यह प्रणाली अधिकतर संगठनों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि लाभ की गणना के लिए संगठन को एक अवधि विशेष के लेन देनों के आधार के स्थान पर कुल रोकड़ प्राप्तियों में से भुगतानों के शेष पर की जाती है। लेकिन दूसरी ओर जो उपार्जन आधार है उसमें आगम व लागतों को लेन देन के समय ही मान्यता मिल जाती है, न कि उनके वास्तविक प्राप्ति या भुगतान के समय। नकद प्राप्ति व नकद प्राप्ति के अधिकार और नकद भुगतान व नकद भुगतान के वैधानिक अनिवार्यता के बीच अंतर किया जाएगा। इसलिए इस प्रणाली के अनुसार लेन देन के मौद्रिक प्रभाव का लेखा खातों में इसके उपार्जन के समय के अनुसार ही किया जाता है, न कि इसके बदले में वास्तविक मौद्रिक विनिमय के समय। यह व्यवसाय के लाभ की गणना का अधिक श्रेष्ठ आधार है क्योंकि इसके अनुसार आगम व व्यय का मिलान संभव हो जाता है। उसके बाद आप आइए लेखांकन मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो लेखांकन मानक लिखित नीतिगत प्रलेख हैं जो वित्तीय विवरणों में लेखांकन लेन देनों की पहचान, मापन, व्यवहार, प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटीकरण के आयामों को आवरित करता है। लेखांकन मानक ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश में एक पेशेवर संस्था है, उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। इनका उद्देश्य वित्तीय सूचना बढ़ाने के लिए वित्तीय विवरणों से अतुलनीयता का उन्मूलन करने हेतु विभिन्न लेखांकन नीतियों में एक रूपता लाना होता है। इससे लेखांकन डाटा की विश्वसनीयता बढ़ती है। साथ साथ लेखांकन मानक अंतर फर्म और अंतः फर्म वित्तीय विवरणों की तुलना भी आसान हो जाती है।
अब देखिए इनकी क्या आवश्यकता पड़ती है। लेखांकन सूचना के विभिन्न उपयोगकर्ताओं को सूचना विस्तारित करता है। तो लेखांकन सूचनाएं विभिन्न उपयोगकर्ताओं के हित केवल तभी साध सकती हैं जब उनमें एक रूपता हो और प्रासंगिक सूचनाओं का पूर्ण प्रकटीकरण हो। किसी भी व्यावसायिक इकाई द्वारा वैकल्पिक लेखांकन व्यवहार तथा मूल्यांकन प्रतिमान प्रयुक्त किए जा सकते हैं। लेखांकन मानक उन विकल्पों के प्रयोग में सहायता करते हैं। क्या लाभ है इसके? लेखांकन मानक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने हेतु लेखांकन व्यवहारों में भिन्नता का उन्मूलन करने में सहायता करते हैं। ये किसी निश्चित सूचना के प्रकटीकरण के लिए भी कह सकते हैं। लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की अंतर कंपनी और अंतरा कंपनी तुलनात्मकता में सहायता करते हैं। इनकी क्या सीमाएं हैं? लेखांकन मानकों में विभिन्न वैकल्पिक लेखांकन व्यवहारों में से चुनाव करना होता है, जिससे प्रयोग में लाने में बहुत कठिनाई आती है। इनका दृढ़ता से पालन किया जाता है, जिससे लोचशीलता की कमी हो जाती है। और लेखांकन मानक जो है कानून के प्रत्यादेश नहीं है। वर्तमान कानून की सीमा के भीतर ही मानकों का निर्माण किया जाता है। लेखांकन मानकों की क्या प्रयोज्यता है? केवल धर्मार्थ संगठनों को छोड़कर किसी प्रकार के वाणिज्यिक, औद्योगिक या व्यावसायिक गतिविधियां नहीं करते, बाकी सभी में लेखांकन मानक लागू होते हैं। जैसे एकल स्वामित्व में, साझेदारी में, समितियों में, ट्रस्ट में, हिंदू या विभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, सहकारी समिति और कंपनी, सब में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होते हैं। अब आइए IFRS, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। आजकल ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन व प्राइवेटाइजेशन का उद्भव जो है, उसने हमारे जो आर्थिक जो परिदृश्य है उसमें बहुत सारा परिवर्तन इनकी वजह से आया है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति देने के अतिरिक्त अपने प्रचालनों को निरंतर जारी रखने हेतु पैसे की खोज में बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूंजी को उगाने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर गई हैं। अपने देश की सीमाओं को पार करके वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चली गई हैं। तो दूसरे देशों में लेखांकन के जो पूंजी वगैरह एकत्रित करनी है, तो वहाँ पर व्यवसायिक अभिलेखों को रखने के प्रत्येक देश के अपने नियम और विनियम होते हैं। तो इससे ये काफ़ी बोझिल और जटिल कार्य हो जाता है कि उस देश के वर्तमान लेखांकन नियमों व नियमों का पालन किया जाए। जब व्यवसायिक उपक्रम को अपनी पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विदेश से पूंजी जुटानी हो, तो अर्थव्यवस्था को अधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धात्मक बना करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों व निवेशकों में विश्वास बढ़ाने हेतु ये महत्वपूर्ण है कि विभिन्न देशों के व्यावसायिक संगठन द्वारा वित्तीय विवरणों को आगे रखा जाए, ताकि वे सदृश मापदंडों, निवेश हितैषी, स्पष्ट, पारदर्शी तथा निर्णय योग्यता के आधार पर तुलनीय हों। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो वित्तीय विवरणों के आधार पर महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए जा सकते हैं। अगर IFRS की गाइडलाइन के आधार पर जो है खाते रखे जाते हैं, तो IFRS वैश्विक सामंजस्य में सहायता करता है। लेखांकन क्रियाओं का नियमन नहीं होता तो विभिन्न देश लेखांकन नियमों के विभिन्न समूह लागू करेंगे, जो प्रत्येक देश में लागू होंगे। यह वैश्विक निवेश को सुगम बनाता है। वित्तीय रिपोर्टिंग एवं लेखांकन मानक का अभिसरण एक महत्वपूर्ण क्रिया है, जो वैश्विक निवेश के मुक्त प्रवाह में अंशदान करता है और पूंजी बाजार के सभी हितधारियों के लिए ये काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि ये काफ़ी विश्वास का वातावरण जो है बना देता है। तो उसके बाद जो है आपका आता है वस्तु एवं सेवा कर। ये जो हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, जिसे GST के नाम से जाना जाता था, ताकि निर्माताओं, उत्पादकों, निवेशकों और उपभोक्ताओं के हितों के लिए माल, वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त परिचालन हो सके। GST को कराधान तंत्र में क्रांति के रूप में देखा जाता था। केवल एक राजस्व के स्रोत अथवा विकास के स्रोत के अतिरिक्त शासकीय गतिविधियों को करदाताओं के लिए उत्तरदायी होने में ये प्रमुख भूमिका भी निभाता है। GST एक गंतव्य आधारित एकल कर है।
जो निर्माणकर्ताओं से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर लागू होता है। जीएसटी के लागू होने से केंद्र एवं राज्यों द्वारा पारित बहु अप्रत्यक्ष कर निरस्त कर दिए गए। इसमें जो है 17 अप्रत्यक्ष कर जो है और 23 उपकरों का प्रतिस्थापन किया गया है। जीएसटी में केंद्रीय जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और राज्य जीएसटी, स्टेट जीएसटी का समावेश है। तो जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी को मूल्य संकलन प्रत्येक स्तर पर प्रभार के रूप में लिया जाएगा और कर जमा प्रक्रिया के माध्यम से मूल्य पंक्ति की प्रत्येक पूर्ति स्तर पर निवेश उगाही को विक्रेता द्वारा पृथक रूप से रखा जाएगा, जितना भी वो जीएसटी जो है कलेक्ट करता है। तो जीएसटी जो है सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी और दोहरा जीएसटी के उद्घनता संग्रहण के लिए केंद्र और राज्य को एक साथ सशक्त जो है किया गया था। 3 तत्व इसके मुख्य रूप से सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी सेंट्रल ग्रोस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सीजीएसटी से आशय केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर से है और इससे उगाही आमदनी केंद्रीय सरकार के राजस्व का भाग है। वर्तमान में लगाए जाने वाले सीजीएसटी में जो कर हैं वो शामिल होंगे। इस प्रकार समस्त राज्य युक्त कर जैसे वैट, प्रवेश कर आदि ये एसजीएसटी में शामिल होंगे, यानी केंद्र सरकार के कर सीजीएसटी में और राज्य सरकार के एसजीएसटी में शामिल होंगे। जैसे किसी एक पंजाब के डीलर ने पंजाब में ही जो है माल बेचा 10,000 रुपये का और जीएसटी की दर 18% है, तो इस पर 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा और 900 रुपये केंद्र सरकार को और 900 रुपये पंजाब सरकार के कोष में जाएंगे। तो ऐसे कराधान जो है काम करता था हमारा। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर में आयकर है जो अब भी लागू है, अप्रत्यक्ष कर ये सारे जीएसटी में प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं। आईजीएसटी से आशय संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर से है, इंटीग्रेटेड। इसके अंतर्गत संग्रहित राजस्व केंद्र और राज्य सरकार के मध्य पूर्व निर्धारित दर पर विभाजित होगा। आईजीएसटी उन वस्तुओं और सेवाओं पर लागू है जिनका हस्तांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाएगा। जैसे एक वस्तु मध्य प्रदेश से राजस्थान में बेची जाती है तो आईजीएसटी की दर लागू होगी। और आईजीएसटी सपोज करो जीएसटी की दर 18% है तो 18% आईजीएसटी की दर लागू होगी और दोनों जो है आपस में जो सेंटर और स्टेट जो है इसको आपस में बांट लेते हैं। जो कि मध्य प्रदेश का, जैसे रमेश जो कि मध्य प्रदेश का एक डीलर है, वह राजस्थान को आनंद को 1 लाख रुपए का माल बेचता है, तो मान लीजिए जीएसटी 18% है तो सीजीएसटी 9, एसजीएसटी 9%। इस परिस्थिति में 18,000 रुपये की राशि जीएसटी है और यह राशि केंद्र सरकार के कोष में जमा हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।